अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करेंगे एमकेट का, और ईकेट का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में मेजरिंग सिस्टम डिस्कस किए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसआई सिस्टम। इसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो हम लिख लेते हैं, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 luminous intensity, और नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके हम एप्रोप्रिएट यूनिट भी लिख लेते हैं। तो लेंथ का जो यूनिट होगा ये मीटर है एसआई सिस्टम में, और मास का जो यूनिट होगा ये किलोग्राम है। इसी तरीके से टाइम का जो यूनिट होगा वो सेकंड, और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का जो यूनिट होगा वो केल्विन। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होगा वो एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होगा वो मोल होगा। तो ये हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और ये उनके यूनिट्स हैं। इसके अलावा अगर आप ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ देखेंगे तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ भी हमारे पास हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं। जैसे हम कहते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का एसआई सिस्टम में यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। इस तरीके से एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय अनदर सेकंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट है एसआई सिस्टम में। अगर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तो हम टेक्निकली इसको न्यूटन कहते हैं। तो फोर्स का यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन भी होता है। इस तरीके से अगर हमारे पास वर्क है तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट आप जान सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे अगर 1 होगा तो हम इसको 1 जूल भी कहेंगे। तो जूल जो है वो यूनिट है वर्क का एसआई सिस्टम में, और न्यूटन जो है वो यूनिट है फोर्स का एसआई सिस्टम में। इस तरीके से हमारे पास ये यूनिट्स हैं। और एसआई सिस्टम में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी 2 हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी। एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है, उनके यूनिट्स भी मैंने आपसे डिस्कस किए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो ये है कि हम हर एक यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे। सपोज़ अगर हम मीटर को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मीटर किस तरीके से बेस किया गया है, इसको भी हम 1 बाय 1 जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मीटर क्या है। मीटर का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, जो ओल्ड स्टैंडर्ड था, वो क्रिप्टॉन के ऊपर बेस किया गया है।
क्रिप्टॉन हम कहते हैं, जब हम क्रिप्टॉन को हीट करते हैं तो हीट करने से वो एक लाइट इमिट करता है और उस लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी वैक्यूम में, उस हिसाब से फिर हम इस मीटर का स्टैंडर्ड बनाएंगे। यानी हम ऐसे कह सकते हैं इट इज़ हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज़ दी लेंथ ऑफ 1650763.73 wavelength of radiation emitted by krypton 86 when heated। ये मीटर की ओल्ड कॉन्सेप्ट है। यानी मीटर का ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिप्टॉन पे बेस्ड है। क्रिप्टॉन एक किस्म का एलिमेंट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये लाइट इमिट करता है और वो जो लाइट इमिट करेगा लाजमी है उस लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। तो एक वेवलेंथ से काम नहीं होगा, हमें इतनी सारी वेवलेंथ को यानी इकट्ठे करना पड़ेगा और फिर इन वेवलेंथ की जितनी भी लेंथ होगी वो 1 मीटर कहलाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। पर इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने इसको बेस किया है स्पीड ऑफ लाइट से। आपको पता है लाइट जो है वो वैक्यूम में एक डिस्टेंस कवर करती है 1 सेकंड में। जैसे लाइट की स्पीड अगर आप वैक्यूम में देखेंगे तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। ये लाइट की स्पीड है वैक्यूम में। इसका मतलब है लाइट 1 सेकंड में इतने मीटर कवर करेगी। पर हम तो मीटर को डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट देते हैं, इट इज़ दी डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम in 1/299,299,792,458 पार्ट ऑफ सेकंड। यानी आप अगर इसको ऐसे समझें, जैसे डिस्टेंस होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी को यहाँ पे मैं c कर देता हूँ क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट की स्पीड कितनी है 299,792,458 और टाइम हमने कितना लिया है, टाइम हमने 1 सेकंड नहीं लिया है बल्कि 1 सेकंड का इतना पार्ट लिया है। तो टाइम जो हमने लिया है वो ये लिया है 299,792,458। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से फाइनल रिजल्ट हमें 1 मीटर मिलेगा। तो ये हम 1 मीटर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो 1 मीटर की डेफिनेशन है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इसको हम कह सकते हैं ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। और इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है एक किस्म का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो आप ये नोट करें तो मैं रेज कर दूँ। तो अब हम डिफ़ाइन करते हैं सेकंड को। तो सेकंड का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था वो सोलर डे के हिसाब से रखा गया था। सोलर डे क्या होता है तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सोलर डे को सबसे पहले, तो सोलर डे को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, हम कहते हैं इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव सिमिलर अपीयरेंस ऑफ सन ओवरहेड। मतलब जो हमारा सन है उसकी सिमिलर पोजीशन के बीच में 2 सक्सेसिव सिमिलर पोजीशंस के बीच में जितना भी ड्यूरेशन होगा हम उसको सोलर डे कहते हैं। सोलर डे मतलब एक दिन, जैसे आपको पता है 24 आवर्स का होता है। तो सबसे पहले सोलर डे को समझ लेते हैं। सोलर डे क्या है, इट इज़ दी टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव अपीयरेंस ऑफ सन ओवर हेड, और ये तकरीबन 24 आवर्स का ही होगा।
तो अब हम इस 24 आवर से एक सेकंड को डिफाइन करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं भाई जो आपका सोलर डे होता है उस सोलर डे को आप सबसे पहले 24 से डिवाइड करो। जब आप सोलर डे को 24 से डिवाइड करोगे तो आपको आवर्स मिल जाएंगे, पर हमारी मंजिल आवर्स नहीं है, हमारी मंजिल सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, आवर्स को फिर मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए और 60 से डिवाइड करेंगे। अब ये हमारे पास मिनट्स आ चुके हैं। फिर हम जब और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है हमारा सेकंड आ जाएगा। यानी ये पूरा एक सोलर डे है। सोलर डे को हमने जब 24 से डिवाइड किया तो ये बन गए हमारे आवर्स, और फिर जब हमने 60 से फर्दर डिवाइड किया तो ये बन गए मिनट्स, और जब हमने 60 से और डिवाइड किया तो ये हमारे बन गए सेकंड। तो अब हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इट इज़ 1/24, 1/60, 1/60 पार्ट ऑफ अ सोलर डे। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था सेकंड का। उसके बाद हमने एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया है सेकंड का, वो समझ लेते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 साइकिल्स ऑफ रेडिएशन corresponds the transition between two hyperfine level of ground state of cesium 133। एक सीजियम हमारे पास आइसोटोप्स है और हर एलिमेंट की अपनी अपनी एक हाइपरफाइन लेवल्स होती हैं। तो जब दो हाइपरफाइन लेवल से सोडियम का एटम जब ट्रांजिशन करेगा, तो जब ये ट्रांजिशन करेगा तो ये एक किस्म का रेडिएशन इमिट करेगा, और वो जब रेडिएशन इमिट होगा तो उस रेडिएशन की एक अपनी वेवलेंथ होगी या उस रेडिएशन का अपना एक टाइम पीरियड होगा। और जब हम इस रेडिएशन की इतनी साइकिल्स का टाइम आपस में सम करेंगे तो वो टाइम 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सेकंड का। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हमने सेकंड को डिफाइन कर लिया है, पर यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी आपके बुक में लिखी हुई है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल टाइम। यूनिवर्सल टाइम, तो यूनिवर्सल टाइम क्या होता है? तो हम कहते हैं वो टाइम जो रेफरेंस लिया गया है अर्थ की रोटेशन अपनी एक्सिस पे। तो हम कहते हैं द टाइम विच इज बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। और ये जो है ये पास पेपर में भी आ चुका है कि भाई यूनिवर्सल टाइम हम किसको कहते हैं। तो आई होप कि आपको जो सेकंड की डेफिनेशन थी वो क्लियर हो चुकी है। इसी के बाद हमारे पास एक दूसरा स्टैंडर्ड है जिसको हम कहते हैं किलोग्राम। व्हाट इज़ किलोग्राम? तो हम कहते हैं कि भाई एक प्लेटिनियम सिलेंडर पड़ा हुआ है पेरिस में, जो हमारे पास इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री है वेट्स की, वो लेबॉर्ट्री पेरिस में है। वहाँ पे हमने प्लेटिनियम का एक सिलेंडर रखा हुआ है। उस सिलेंडर का जितना भी मास होता है उस मास को हम किलोग्राम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन जस्ट आपको याद रखनी है। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं मोल। तो मोल क्या होता है? तो मोल को हमने स्टैंडर्ड किया है C12 के साथ। हम कहते हैं कि भाई जो कार्बन हमारे पास है उस कार्बन के अगर हम 0.012 किलोग्राम लेंगे तो 0.012 किलोग्राम कार्बन में जितने भी एटम्स आएंगे, अगर उतने ही एंटिटीज़ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के होंगे तो हम उसको कहेंगे कि भाई ये इसका एक मोल है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं इट इज़ द अमाउंट ऑफ एंटिटीज़ एज देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन। और अगर आप देखेंगे तो कार्बन के अगर हम 0.012 किलोग्राम लेंगे तो इसमें जो कार्बन के एटम्स आएंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 आएंगे, एटम्स आएंगे कार्बन के। तो हम मोल की डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस में 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ होंगी तो हम कहेंगे ये उस सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो 1 मोल है। तो ये मोल की डेफिनेशन है। उसके बाद अब हम समझ लेते हैं कैंडेला की डेफिनेशन। कैंडेला जो यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी का। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं
तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करें ये हमारा कोई सोर्स है, इस सोर्स में से जब लाइट निकलेगी तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी। हम इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। ये सपोज करें हमारा एक ऑब्जेक्ट है और लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। तो जब हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि एक इस सोर्स में से कितनी लाइट 1 सेकंड पे इस ऑब्जेक्ट में पड़ी हुई है पर सॉलिड एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? पहले हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट सॉलिड एंगल। द अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएटेड, यानी ये एक सोर्स है, द अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएटेड, इसको ऐसे लिख लें फ्रॉम सोर्स पर सेकंड, फ्रॉम सोर्स पर सेकंड पर यूनिट सॉलिड एंगल। द अमाउंट ऑफ लाइट रेडिएटेड फ्रॉम सोर्स पर सेकंड पर यूनिट सॉलिड एंगल, इसको हम कहेंगे कि ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। मतलब ये हमारा सोर्स है, इस सोर्स में से लाइट निकलकर इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है, तो इस यहाँ से कितनी लाइट 1 सेकंड में निकलकर इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई सिस्टम में यूनिट है, हम उसको कहते हैं कैंडेला। अब हम इस कैंडेला को समझ लेते हैं। तो कैंडेला क्या है? इट इज दी 1/6 legs of luminous intensity of 1 meter square black body heated at a temperature of melting point of platinum at a pressure of 1 atm। अब थोड़ा समझें, ब्लैक बॉडी जो हमारी होती है, तो जब हम किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो हीट करने से वो बॉडी टेम्परेचर को, वो बॉडी जो है वो रेडिएशन को इमिट करती है। अब आप सपोज करें ये हमारी एक किस्म की ब्लैक बॉडी है और इसकी जो हम एरिया की बात कर रहे हैं, यानी इसमें जो हमने विंडो बनाया है, जहाँ से लाइट निकल रही है, जो हमने इसका विंडो बनाया है, इसकी सरफेस एरिया कितनी हमने रखी है? इसकी सरफेस एरिया हमने 1 मीटर स्क्वायर रखी है। और यहाँ से रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो जब यहाँ से रेडिएशंस निकलेंगे तो इसकी एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी। तो इसकी जितनी भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी, हम उसको एक कैंडेला नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको इतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी ये हमारी समझें एक ब्लैक बॉडी है, इसका टेम्परेचर हमने इतना रखा है जितनी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनियम है, और इसका जो हमने विंडो बनाया है जहाँ से लाइट निकल रही है, वो विंडो 1 मीटर स्क्वायर का हमने बनाया है, जो सरफेस एरिया है। अब ये यहाँ से जितनी भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी उसको हम 6 लेग्स के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हम कहेंगे कि भाई ये हमारा एक जो है वो कैंडेला बन गया। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इज़ 1/6 लेग of luminous intensity of 1 meter square black body heated at a temperature of melting point of platinum at a pressure of 1 atm। तो ये कैंडेला की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम एक और स्टैंडर्ड डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं केल्विन। तो केल्विन क्या है? तो केल्विन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की भी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो हम कहते हैं इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच 3 states ऑफ वाटर को एग्जिस्ट। यानी ये वो टेम्परेचर जिस पे वाटर की तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होगा, हम उसको केल्विन नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स में? 273.17 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और बाकी जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे कि भाई ये 1 केल्विन है। मसलन
इट इज़ दी 1/273.17 पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आपको पता होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हम 0 सेल्सियस को कहते हैं। तो अगर आप 0 सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273.17 केल्विन होगा। अब अगर यहाँ से मुझे 1 केल्विन को डिफाइन करना है तो मैं इसको किसके साथ डिवाइड करूँ ताकि 1 केल्विन बने? तो आंसर सिंपल है, मैं इसको 273.17 से डिवाइड करूँगा। जब मैं इसको 273.17 से डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा? 1 केल्विन बचेगा। तो 1 केल्विन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ दी 1/273.17 पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये केल्विन की डेफिनेशन हो गई। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एम्पेयर की डेफिनेशन। एम्पेयर को समझने के लिए आप इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर में हम 2 कंडक्टर ले रहे हैं। इन 2 कंडक्टर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है और इन 2 कंडक्टर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो नेग्लिजिबल है। ये 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर हैं जो वैक्यूम में पड़े हुए हैं और इनके बीच में जो हमने फासला रखा है वो 1 मीटर का रखा है। अब हमने इसमें भी करंट मेंटेन किया हुआ है, इसमें भी करंट मेंटेन किया हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन एम्पियर्स में करंट जो है वो 1 एम्पियर है, यानी इस कंडक्टर में जो करंट है वो 1 एम्पियर है? तो हम ऐसे कहेंगे कि अगर एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पे 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर फोर्स लगा रहा है पर यूनिट लेंथ, तो हम कहेंगे कि इन कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। यानी 2 कंडक्टर ले लें इनफाइनाइट लेंथ के और इनकी क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल ले लें, इनके बीच में 1 मीटर का फासला रखें वैक्यूम में, और अगर एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ लगाएगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, तो हम कहेंगे इनमें जो करंट मेंटेन्ड है वो 1 एम्पियर है। तो जैसे मैंने अंग्रेजी में लिखा है, द करंट मेंटेन्ड इन 2 पेयर ऑफ पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया in vacuum 1 meter apart is said to be 1 ampere if one conductor exerts a force of 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter on another conductor. So this is the definition of एम्पियर। तो ये सारी डेफिनेशन हमने 7 जो हमारे बेसिक यूनिट्स थे उन सब की हमने डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की है। अब आप इसको इरेज कर लें ताकि हम MCQs डिस्कस करें आपसे। तो अब हम इस पे MCQs डिस्कस करते हैं। कुछ MCQs हम ऐसे भी कर रहे हैं जो पास पेपर्स में आ चुके हैं, जस्ट आपकी रिवीजन के लिए। तो MCQs नंबर 1 है, देयर आर डैश फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन SI सिस्टम। ये मेहरान यूनिवर्सिटी की टेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है। तो जैसे मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद क्वेश्चन है द कैंडेला इज़ SI यूनिट ऑफ। तो कैंडेला किसका SI यूनिट था? तो आपको पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का था। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली कंटेन्स बेसिक क्वांटिटी, यानी कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वांटिटी है? तो हमें देखना पड़ेगा। करंट बेसिक क्वांटिटी है SI सिस्टम में, टाइम बेसिक क्वांटिटी है पर फोर्स बेसिक क्वांटिटी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद चार्ज बेसिक क्वांटिटी नहीं है, तो इसको आगे हमें देखना ही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी जो है ये है, मास बेसिक क्वांटिटी है, टेम्परेचर बेसिक क्वांटिटी है, टाइम बेसिक क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, डैश इज़ 1/273.17 पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये मैंने बताया था कि हम ये केल्विन को कहते हैं और ये क्वेश्चन आपकी टेस्ट में CMC और लम्स में रिपीट हो चुका है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड ऑफ सेकंड इज़ बेस्ड ऑन। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मॉडर्न जो स्टैंडर्ड है सेकंड का वो सीजियम 133 पे बेस्ड है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, द टाइम दैट इज़ रिफर्ड एट द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड। तो वो टाइम जो अर्थ की अपनी एक्सिस की रोटेशन पे बेस्ड है हम उसको यूनिवर्सल टाइम कहते हैं, और ये भी आपकी पास पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर का है, द ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा।
देखें ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मैंने डेफिनेशन बताई थी। मैंने आपको बताया था कि ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है ये होती है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल, यानी इसका फार्मूला होगा एनर्जी अपॉन टाइम एंड पर यूनिट सॉलिड एंगल। जैसे आप जानते हैं कि सॉलिड एंगल को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो सप्लीमेंट्री है, इसीलिए हम सॉलिड एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंसीडर करेंगे एनर्जी और टाइम को। तो एनर्जी अपॉन टाइम इसका सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। इसी तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये है द पावर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटी। तो बेसिक क्वांटिटी में हमें पावर लिखना है, तो हम जानते हैं पावर क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब हम इसका यूनिट बना सकते हैं। तो ये जो मास है हम इसको लिखेंगे कि भाई केजी, एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की जगह 1 मीटर और लगाएंगे, और टाइम की जगह 1 सेकंड। तो जब हम इसको फाइनली लिखेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम, मीटर 1 मीटर 2 तो मीटर स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर है और सेकंड और डिवाइड कर रहा है तो ये सेकंड क्यूब हो जाएगा, तो सेकंड पावर -3 हो जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पर सेकंड क्यूब। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। इसी तरीके से आप ये सारे MCQs नोट कर लें, तो फिर हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे SI प्रीफिक्स। अच्छा स्टूडेंट, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, जिसे मैंने पहले बताया कि हम SI प्रीफिक्स डिस्कस करेंगे। तो प्रीफिक्स कुछ हमारे पास SI के हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डेसी, ये जो इस साइड पे मैंने लिखे हैं ये छोटे प्रीफिक्स हैं, और इस साइड पे जो मैंने लिखे हैं वो बड़े प्रीफिक्स हैं। सबसे पहले छोटे प्रीफिक्स देख लेते हैं। जैसे डेसी है, डेसी मतलब 10⁻⁻1। डेसी के बाद आता है सेंटी मीन्स 10⁻⁻2। उसके बाद मिली 10⁻⁻3, मिली के बाद माइक्रो 10⁻⁻6, और फिर नैनो 10⁻⁻9, फिर पीको 10⁻⁻12, फिर फेमटो 10⁻⁻15 और एटो 10⁻⁻18। ये हैं छोटे प्रीफिक्स। इसी तरीके से हमारे पास बड़े प्रीफिक्स भी हैं, जैसे डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻+2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पीटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18। अब एंट्री टेस्ट जब हम डिस्कस करते हैं तो या तो एक सीधा सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई इसका मतलब क्या है, या कभी कभी ऐसे आता है कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि हम 1-2 MCQs डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, इनमें से कौन सा छोटा है। ऑप्शन अब मैं दे रहा हूँ किलो, ऑप्शन बी दे रहा हूँ सेंटी, नैनो, और फिर ऑप्शन दे रहा हूँ माइक्रो। अब आपको ये देखना है कि इनमें से छोटा कौन सा है। याद रखिएगा पावर जितना प्लस में होगा, पावर जितना प्लस में ज़्यादा होगा उतना वो वैल्यू छोटा होता है, और पावर जितना नेगेटिव में बड़ा होता है हम कहते हैं हमारा वैल्यू उतना ही छोटा होता है। जैसे अगर किलो की बात करें तो किलो की बात करेंगे 10⁻+3, सेंटी की बात करेंगे 10⁻−2, नैनो की बात करेंगे 10⁻−9, और जब हम माइक्रो की बात करेंगे 10⁻−6। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि इनमें से छोटा कौन सा है। तो इनमें से छोटा 10⁻−9 यानी कि नैनो है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है द रेशियो ऑफ माइक्रोमीटर टू पिकोमीटर इज, द रेशियो ऑफ माइक्रोमीटर टू पिकोमीटर इज। ऑप्शन ए 10⁻−3, 10⁻−6, 10⁻+3, 10⁻+6, ऑप्शन ई 10⁻−9।
बहुत आसान है। ऊपर हमें लिखना है माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁻⁶, और पीको जैसे लिखा हुआ है 10⁻⁻12। तो जब ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 + 12 तो ये 10⁻6 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका रेशियो ये है। तो इसी तरीके के भी क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं। तो अब आप इनको नोट कर दें, तो फिर हम एक और टॉपिक करेंगे जिसको कहते हैं कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। चलें अब एंटिटी टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन हम सीखेंगे। यूनिट कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखना पड़ेगा। ट्रिक ये है कि जब आप किसी भी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका पावर जो होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, वो प्लस होगा। पर जब आप किसी छोटी चीज़ को, सपोज करें एक छोटा प्रीफिक्स है, उसको आप एक बड़े प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि ये पावर जो है वो माइनस में जाएगा। मसलन मैं अगर कहता हूँ कि भाई मेरे पास 25 मिलीमीटर हैं और मैं इस 25 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब मुझे पता है कि भाई मिलीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, यानी मैं छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो इसका मतलब होगा जो पावर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये मैं बेस सेम लिखूँगा, और मिली का मतलब होता है 10⁻3, पर क्योंकि मैं छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए पावर मेरा जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है 25 मिलीमीटर्स में 25 × 10⁻³ जो हैं वो मीटर्स होंगे। इसी तरीके से अगर मुझे एक वैल्यू दिया जा रहा है कि 25 किलोमीटर्स हैं, इस 25 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करें, तो अब आप देखें किलोमीटर बड़ा है, तो मतलब मैं एक बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करने वाला हूँ, तो पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 25 इंटू, और किलो का मतलब होता है 10⁻3, पर यहाँ पे मैं +3 लिखूँगा क्योंकि मैं बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट करने वाला हूँ। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, सपोज करें मेरे पास 65 ग्राम्स हैं और मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसका मतलब है ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है, यानी मैं छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो पावर जो आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और किलो का मतलब होता है 10⁻3, पर क्योंकि मैं छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे पावर जो है मैं माइनस का यूज़ करूँगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये एक एरिया है 25 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है, और इसको मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं कैसे करूँगा, यहाँ लिखूँगा कि भाई ये 25 है। अब मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर छोटा है, यानी बड़ी चीज़ को हम छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पावर क्या होगा, तो पावर जैसा आप सोच रहे हैं, पावर बिल्कुल इसका पावर पॉजिटिव होगा। तो अब सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻², पर यहाँ पे मैंने +2 दिया। क्यों दिया, क्योंकि मैं बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में कन्वर्ट कर रहा था। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं मीटर स्क्वायर को कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये होगा 25, और पावर के ऊपर जो पावर होता है ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये 10⁻4 हो जाएगा, और ये कन्वर्जन हो जाएगी। इसी तरीके से सपोज करें 25 क्यूबिक डेसीमीटर है। याद रखिएगा क्यूबिक डेसीमीटर को लीटर भी कहते हैं। तो इस क्यूबिक डेसीमीटर को मैं सपोज करें कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम का यूनिट है। तो अब आप बताएं, हम छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं या बड़ी को छोटी में? तो हम यहाँ पे छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यकीनन इसका पावर नेगेटिव होगा। तो हम लिखेंगे 25, और डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1,
और माइनस इसलिए दिया क्योंकि मैंने छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में कन्वर्ट किया। इसके ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे भी मैं क्यूब दे दूंगा। अब ये हो जाएगा 25 × 10⁻³ और ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी तरीके से मैं कन्वर्ट करूँगा। अब इस पे हम कुछ MCQs भी करेंगे, तो चलें एक दो MCQs कर लेते हैं। जैसे एक MCQ है, द मास ऑफ गन इज 250 ग्राम, कन्वर्ट इट इनटू kg। तो आपके ऑप्शंस हैं 250 × 10⁻+3, 250 × 10⁻−3, 250 × 10⁻6, 250 × 10⁻−6। तो आप ये 250 यानी आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे 250। ग्राम छोटा है और किलोग्राम बड़ा है, तो छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में तो पावर क्या नेगेटिव, और किलो का मतलब -3 होता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस ऑप्शन को हम कहेंगे कि बी सही है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, यह है द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 36 ग्राम पर dm³। What will be density in kilogram per cubic meter? Option A 36, 36 × 10⁻3, 36 × 10⁻9, 36 × 10⁻−3। अब कन्वर्जन यहाँ पे दो कन्वर्जन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप यूनिट को देखेंगे, ग्राम और डिनोमीटर में dm³ है और यहाँ पे ये 36 है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे क्या, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। 36 तो हम सेम रखेंगे। देखें ग्राम को किलो में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हम छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में, तो पावर क्या होगा, पावर होगा माइनस में -3। अब डेसीमीटर को मीटर क्यूब में, छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में, तो डेसी का मतलब -1 होता है, पर क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब देंगे। अब ये 10⁻−3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 36 होगा। और ये क्वेश्चन आपकी यानी टेस्ट में भी आ चुका है। इसी तरीके से हम कुछ और कन्वर्जन करेंगे, पर उसके लिए सबसे पहले हमें बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा, तो आप नोट कर लें। चलें अब ये करते हैं, द स्पीड ऑफ ट्रेन। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72, या इसको हम करते हैं 36 km/h। कन्वर्ट इट इनटू मीटर/सेकंड। ये वर्ड फेमस क्वेश्चन है, बार बार आप सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन है 20 मीटर/सेकंड, 40, 10 और 5। अब यहाँ पे दो कन्वर्जन होंगी, जैसे हम कर रहे हैं km/h और यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है मीटर/सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप खुद बताएं कि किलोमीटर को जब मीटर में करेंगे तो किलोमीटर जो है वो एक बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा है, तो पावर पॉजिटिव आएगा 10⁻3। और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो हम कहते हैं 3600। क्या मैं इस 10⁻3 को 1000 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको डिवाइड करूँगा 3600 के साथ, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और 36 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा 10 मीटर/सेकंड। तो ये इसका ऑप्शन है। अब आप थोड़ा सा याद रख लें, यूजुअली ये आते हैं, अगर 72 होगा km/h होगा, इसका मतलब है 20 होगा,
और अगर 36 होगा तो इसका मतलब है इसका आधा होगा, 10 होगा, और अगर इसका आधा है तो हम कहेंगे 5 होगा। इसी तरीके से ये तीनों वैल्यूज़ मार्केट में चलते रहते हैं न्यूमेरिकल में, तो हमें काम आएंगे बार बार, तो इसलिए आप इनको नोट भी कर दें। इसी तरीके से एक और कन्वर्जन होती है माइल पर आवर, MPH लिखा होता है, माइल पर आवर स्पीड का यूनिट है। और एक जो माइल होता है इसमें 1.609 किलोमीटर्स होते हैं, यानी माइल बड़ा होता है, किलोमीटर छोटा होता है। अगर आप इस माइल को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे 1609 मीटर्स होंगे। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइल पर आवर की। अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, 1 MPH जो है वो 0.45 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो जब भी आपको स्पीड MPH में दी जाएगी और आप उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे मीटर पर सेकंड में, तो फार्मूला याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड बराबर होगा 0.45 मल्टीप्लाइड बाय MPH। तो ये आप स्पीड को कन्वर्ट कर लेंगे। ये एक मैंने फार्मूला आप लोगों के लिए बना दिया। सपोज अगर मैं दे रहा हूँ भाई एक गाड़ी की स्पीड जो है, सपोज यहाँ पे एक MCQ लिख रहा हूँ, द स्पीड ऑफ ट्रेन is 100 MPH mile per hour, then this speed in meter per second। तो मीटर पर सेकंड में क्या होगी, आपके ऑप्शंस हैं 45, 90, 30, 120। तो बहुत आसान सा फार्मूला है, मीटर पर सेकंड में हमें चाहिए, तो 0.45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारा रिजल्ट आएगा 45। तो ये हम कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से ये हमने कन्वर्जन कर ली। अब हम क्या करेंगे कि कुछ और भी हम जो हैं इस पे MCQs डिस्कस करेंगे। अब आप ये थोड़े से और नोट करना पड़ेगा आपको। जैसे हमारे पास एक टर्म हम यूज़ करते हैं इंच। इंच जो है ये लेंथ का यूनिट है, और हमारे पास होता है फिट। तो हम कहते हैं एक फिट में 12 इंच होते हैं, और एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक इंच जो है उसमें 25 मिलीमीटर्स होते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसी के साथ एक दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम कुछ फेमस यूनिट भी यूज़ करते हैं। जैसे फेमस यूनिट है लाइट ईयर। लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो हम कहते हैं इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। स्टूडेंट को मिसकॉन्सेप्ट होता है, भाई ये ईयर है, भाई ईयर तो टाइम का यूनिट होता है, नहीं, पर जब लाइट ईयर होगा तो ये डिस्टेंस का यूनिट होगा। व्हाट इज लाइट ईयर, तो हम कहते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है वैक्यूम में, उसको कहते हैं लाइट ईयर। और ये तकरीबन करती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये याद रखिएगा, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस। इसी तरीके से हमारे पास एक और भी यूनिट होता है जिसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एंगस्ट्रॉम भी लेंथ का यूनिट होता है, और ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसी तरीके से फर्मी, ये भी लेंथ का यूनिट होता है, और इसको 10⁻⁻15 मीटर कहते हैं। इसी तरीके से माइक्रोन, ये भी लेंथ का यूनिट होता है, और 1 माइक्रोन जो है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा यूनिट लेंथ का है या कौन सा यूनिट लेंथ का नहीं है, तो आपको ये सारी बातें आनी चाहिए। अब इस पे हम MCQs भी करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन आता है, पर क्वेश्चन तब मैं करवाऊंगा जब ये सारा इरेज कर दूं, ताकि आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो। तो आप इसको नोट कर दें ताकि मैं इसको इरेज करूं। तो चलें अब MCQs डिस्कस करते हैं। एक MCQ है, द लाइट ईयर, ये मेहरान यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है।
The light year is the unit of option A time, option B speed, option C distance, ऑप्शन डी एरिया। तो आप बता सकते हैं लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। ऑप्शन ए एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी माइक्रोन, ऑप्शन सी लाइट ईयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको पता है ये एंगस्ट्रॉम भी लेंथ का यूनिट है, माइक्रोन भी लेंथ का यूनिट है, लाइट ईयर भी लेंथ का यूनिट है, यानी ये सारे लेंथ के यूनिट हैं और हमें देखना था कि इनमें से कौन सा लेंथ का यूनिट नहीं है। तो इसका मतलब है ये सारे लेंथ के यूनिट हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, द हाइट of a man is 5 feet and 4 inch. Convert it into centimeters. एक आदमी है जिसकी हाइट 5 फीट और 4 इंच है, हमें इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। इसके ऑप्शन में बाद में लिख लेता हूँ, ऑप्शन तो कोई इशू नहीं है। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फिट को कन्वर्ट करेंगे इंच में। तो फिट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये क्या मिल गए, इंच, और प्लस ये 4 इंच, तो ये तकरीबन क्या हो गया, 60 में 4 ऐड करेंगे 64 इंच हो गया। अब इस इंच को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। हमें पता था 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो 64 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 100, ठीक है, और ये होगा 150। मैं 25 का टेबल इस पे डायरेक्ट जो है वो काउंट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 160 और डेसिमल 1 के बाद इसका मतलब होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा 160 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 190 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अभी तो हमने किया है 160 सेंटीमीटर। तो आज के लेक्चर में ये था, ये सारी टॉपिक्स थी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम डायमेंशन डिस्कस करेंगे और फिर आगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ डेटा, जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।